वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के जो दूसरा अध्याय है, 2 ध्रुवीयता का अंत, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। प्रयास करूंगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इस पार्ट का रिवीजन है वो क्विक रिवीजन हो जाए और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक परीक्षा में आने लायक है वो सारी चीजें आपके क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है बर्लिन की दीवार, काफी चर्चित भी रही है। पहले अध्याय में भी इसका जिक्र आया था। तो 1961 में जब जर्मनी का विभाजन हुआ तब ये दीवार बनी थी। तो 1961 में बनी बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और समाजवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। जैसे कि आपको पता है कि पूंजीवादी गुट में अमेरिका, उसके जो भी सहयोगी देश शामिल थे, जो कि समाजवादी गुट में रूस और उसके सहयोगी देश शामिल थे। और जिससे पूर्वी जर्मनी की जनता ने 9 नवंबर 1989 यानी 89 में इसको गिरा दिया था। 150 किलोमीटर से भी ये लंबी जो दीवार थी 28 वर्षों तक रही। तो इससे कई छोटे प्रश्न भी बनते हैं कि इस कब बनी, तो 1961 में बनी, कब गिराया गया तो 89 में गिराया गया, और कितने सालों तक रही तो 28 सालों तक। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी बात थी मैंने आपको बता दी बर्लिन की दीवार के संबंध में। अगला जो हमारा टॉपिक है सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर जिसको कहा गया, उसके बारे में तो 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद में अस्तित्व में आया था। सोवियत जो यूएसएसआर है वो 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी और उसके बाद में सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। वहाँ एकमात्र जो भी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी और सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए और इन सभी देशों में समाजवादी व्यवस्था अपनाई गई और सोवियत खेमे के देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा गया। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के जो समर्थक देश थे, जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, वो पहली दुनिया के देश कहलाए गए, जबकि रूस के जो समर्थन वाले देश थे, जो पूर्वी यूरोप के देश थे, वो दूसरी दुनिया के देश कहलाए, जो कि तीसरी दुनिया में जो भी नव स्वतंत्र जो भी या कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जुड़े हुए देश थे वो शामिल थे। और सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूसी गणराज्य का हर मामले में वर्चस्व था। यानी सोवियत संघ के 15 गणराज्य जो भी थे उस समय विभाजन से पूर्व, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गणराज्य था वो रूसी गणराज्य था। और सोवियत संघ का में अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियों को निभाने की जिम्मेदारी भी रूस को सौंपी गई और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो सीट है वो रूस को मिली। तो ये रूस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा सोवियत संघ का जो विघटन है वो कब और कैसे हुआ तो उसके बारे में देखते हैं। तो 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की वजह से सोवियत संघ की व्यवस्था है वो कमजोर पड़ गई। मिखाइल गोर्बाचोव जो उस समय 1980 के दशक के मध्य में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और गोर्बाचोव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। सोवियत खेमे के पूर्वी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध शुरू कर दिया और जिससे पूर्वी यूरोप की जो साम्यवादी सरकारें हैं वो गिर गई और इस घटनाक्रम से सोवियत गणराज्य की विघटन की गति और तेज हो गई। और 1991 में बोरिस जेल्सन, ये भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है, बोरिस जेल्सन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों जिसमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और इन स्वतंत्र देशों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया, यानी कि जो अमेरिका की तरफ इनका झुकाव था, और एक राष्ट्रकुल का गठन किया। उस राष्ट्रकुल में जितने भी सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो अलग देश हुए थे वो सारे मिलकर के राष्ट्रकुल के रूप में एकत्र हुए। तो ये इंपॉर्टेंट सोवियत संघ के विघटन से संबंधित जानकारी थी। अगला जो टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के कारण, कि सोवियत संघ का विघटन है वो किन कारणों से हुआ। तो इसके कई कारण थे। कई बार ये बड़े प्रश्नों को पूछा जा सकता है क्योंकि इसके पॉइंट वाइज कारण बनते हैं। तो पहला इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं हैं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकी। दूसरा था परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान और पूर्वी यूरोप के पिछले हुए देशों के विकास पर हुए खर्च के कारण सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना। यानी कि सोवियत संघ ने अपने पक्ष में करने के लिए पूर्वी यूरोप के देशों को भी सहायता देनी शुरू की क्योंकि पश्चिमी यूरोप के देशों को अमेरिका सहायता दे रहा था। तो इसी के शीत युद्ध के दौर में रूस ने भी इसकी उड़ाउड़ी पूर्वी यूरोप के देशों को सहायता करना शुरू कर दिया और जिसके कारण रूस को काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था पश्चिमी देशों की तरक्की की जानकारी सोवियत संघ की जनता को मिली कि सोवियत संघ पश्चिमी देशों से काफी पीछे है और इससे जनता में को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक धक्का लगा। यानी
जनता में भी एक तरह से जागृति आई और पश्चिमी यूरोपीय देश जो भी थे उनकी तुलना में पूर्वी यूरोप के देश और सोवियत संघ के जो विभाग थे उनमें विकास काफी कम हुआ था, तो इसका भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। चौथा था गतिरोध प्रशासन और भारी भ्रष्टाचार, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना, खुलेपन का अभाव, और इन सब कारणों से सरकार का जो भी जनाधार था वो खिसकता गया। पांचवा जो कारण था रूस और बाल्टिक गणराज्यों, यूक्रेन तथा जॉर्जिया में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। यानी उन देशों में ये जो घटनाएं थी, राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी वो काफी तेज थी और इस कारण से विघटन को ज्यादा बढ़ावा मिला। अगला जो पॉइंट है हमारा विघटन के परिणाम। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसके क्या परिणाम हुए, तो सोवियत संघ के विघटन के भी काफी इंपॉर्टेंट जो परिणाम हुए उनमें से जो पहला परिणाम था सोवियत शीत युद्ध की समाप्ति हुई। सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पूरे विश्व पे इसका जो असर पड़ा कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही अमेरिका और रूस के बीच में जो भी शीत युद्ध चल रहा था उस शीत युद्ध की समाप्ति हुई। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका परिणाम रहा, अमेरिका विश्व में अकेला महाशक्ति बनकर उभरा, यानी कि रूस की जो भी शक्ति थी वो एक तरह से टूट गई। रूस से 15 अलग अलग जो भी राष्ट्रकुल के देशों के अंदर विघटन हो गया और अमेरिका का है विश्व में महाशक्ति के रूप में बोलबाला हो गया और विश्व में एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। यानी जो दो ध्रुवीय विश्व था जिसमें एक ध्रुव अमेरिका और दूसरा रूस था, अब रूस के विघटन के बाद में एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ और सोवियत संघ से अलग होकर नए देशों का उदय हुआ, जिनमें 15 जो देश थे वो रूस से अलग हुए। अब कौन कौन से देश थे इनके नाम भी मैं आगे बता दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो विघटन के परिणाम थे, पहला परिणाम शीत युद्ध की समाप्ति, अमेरिका का एक विश्व महाशक्ति में मतलब अकेला विश्व शक्ति बन गया या महाशक्ति बन गया, एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ और सोवियत संघ से अलग जो भी देश थे उनका उदय हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी का सामान्य जो अर्थ होता है आघात पहुंचाना, जैसे कि उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना, जैसे किसी मानसिक रोग की अवस्था में जो भी रोगी है उनको करंट से दिया जाता है या आघात दिया जाता है, उपचार किया जाता है। तो इसका क्या, इस राजनीति विज्ञान में इसका क्या मतलब है, तो रूस, मध्य एशिया के गणराज्य तथा पूर्वी यूरोप के देशों में एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल अपनाया गया। यानी कि जो रूस की जो व्यवस्था थी उसकी तरफ से या समाजवादी व्यवस्था की से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर एक संक्रमण का जो मॉडल बनाया गया, जिसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। और दूसरी दुनिया के देशों में इसकी गति और गहनता अलग अलग रही। दूसरी दुनिया के देशों का हम लोग गया, मैंने आपको पहले बता दिया कि अमेरिका और ये रूस के समर्थक जो भी देश थे उनका था। अब शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम रहे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शॉक थेरेपी का जो पहला परिणाम रहा कि शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस होगी, पूरा राज्य अनियंत्रित औद्योगिक ढांचा जो भी है वो चरमरा गया। दूसरा जो इसका शॉक थेरेपी का परिणाम था 90% जो 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचा गया। तीसरा था रूसी जो मुद्रा रूबल है उसके मूल्य में गिरावट आई और मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ने से लोगों की जमा पूंजी है वो समाप्त हो गई। जैसे कि आपको पता है कि महंगाई जब बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति का मतलब हो गया महंगाई बढ़ना और उसके कारण से लोगों के पास जितने भी पैसे थे वो काफी हद तक समाप्त हो गए। चौथा जिसका शॉक थेरेपी का परिणाम रहा कि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था, समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया और जिससे अमीर और गरीब की खाई और ज्यादा बढ़ गई। पांचवा इसका जो शॉक थेरेपी का परिणाम रहा कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात रूस से अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का आधार बना। यानी जो प्राकृतिक गैस के जैसे रूस में भंडार थे और अन्य धातुओं के, तो उससे उसकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवन मिला। तो ये शॉक थेरेपी के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम रहे। अगला हमारा टॉपिक है संघर्ष और तनाव। तो इसमें पहला जो पॉइंट है रूस के अनेक गणराज्यों में गृह युद्ध और बगावत हुई। चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा है इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल बढ़ी। तीसरा जो था मध्य एशियाई गणराज्य जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह जो भी रूस से अलग हुए थे, उन गणराज्यों में पेट्रोलियम के विशाल भंडारों के कारण बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का जो अखाड़ा बन गया। और चौथा इसका था कि अमेरिका इन क्षेत्रों में नौसैनिक अड्डे या ठिकाने बनाना चाहता था। और पांचवा पॉइंट है कि चीन ने भी सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार शुरू कर दिया। तो ये कुछ इंपोर्टेंट तनाव और संघर्ष के बिंदु थे। अब भारत और
पूर्व साम्यवादी देश रूस से उसके साथ कैसे संबंध रहे, तो पूर्व साम्यवादी देश और भारत। तो पहला पॉइंट है, भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और विशेषकर रूस के साथ संबंध सबसे गहरे हैं। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है और इसी की श्रृंखला में 2001 में भारत ने रूस के साथ में 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। चौथा जो है कि भारत को रूस के साथ अनेक अच्छे संबंधों के कारण अनेक मामलों में फायदे भी हुए हैं, जिनमें जैसे कश्मीर समस्या का मुद्दा जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया तो रूस ने हमेशा भारत का समर्थन किया। इसके अलावा ऊर्जा आपूर्ति, चीन के साथ संबंधों में संतुलन लाना आदि जो भी मामले हैं उसमें हमेशा रूस ने भारत का सहयोग किया है, भारत का पक्ष लिया है। पांचवा पॉइंट है, रूस ने तेल संकट काल में हमेशा भारत की सहायता की है और विशेषकर जैसे जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया तो उस समय अमेरिका ने काफी प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन रूस ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की और अपनी मित्रता का जो भी था वो बयान कायम रखा। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भी विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में मदद की। आपको पता होगा कि जो भी PSLV वगैरह या जो भी सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं उनमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए जो भी तकनीक थी वो रूस ने दी। और छठा जो पॉइंट है, दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। जैसे कि पहले जो 2 ध्रुवीय विश्व था उसके बाद में रूस के विघटन के बाद में अब दोनों देशों का सपना है वो बहुध्रुवीय विश्व का है, यानी कि सत्ता किसी एक देश के पास केंद्रित नहीं रहे, पूरे विश्व का जो कंट्रोल है वो एक देश के पास नहीं रहे। तो ये इंपॉर्टेंट संबंध थे भारत और रूस के बीच में। तो इस तरीके से इस पार्ट से संबंधित जो क्विक रिवीजन का जो चैप्टर था मैंने प्रयास किया है कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके मैं क्लियर कर दूं। और इसके अलावा इस वीडियो के बाद में मैं इस पार्ट से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल जो भी बन रहे हैं उनके भी वीडियो मैं अलग से बनाने का प्रयास करूंगा। जैसे मैंने पिछले साल जो भी वीडियो बनाए थे उनमें सभी पार्ट जो भी पिछले साल कोर्स में थे उनका रिवीजन मैंने क्विक रिवीजन पे करवाया है, वो वीडियो भी चैनल पे अपलोड है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।